जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 का है या अध्याय नंबर 5 आपको देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से प्राकृतिक वनस्पति तथा वन प्राणी, जैसे आप एनसीईआरटी क्लास 9 की ज्योग्राफी की बुक्स उठाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, जो चैप्टर नंबर 5 है या बात करें अध्याय नंबर 5 आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा टॉपिक दिया गया है प्राकृतिक वनस्पति वन प्राणी। अगर बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की, तो फ्रेंड्स आपको बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टीआरई एग्जाम हो या बात करें किसी भी स्टेट पीसीएस की एग्जाम है, तो उन सभी एग्जामों में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें फ्रेंड्स, आपको देखने को मिलेगा आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आईएफएसआर यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, जिससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेटा भी देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में अगर बात करें फ्रेंड्स, जितने भी एमसीक्यू इस टॉपिक से संबंधित दिए गए हैं, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर बात करें, आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी एग्जामों में यहाँ से जो डेटा है वो डायरेक्ट कुछ ऐसा डेटा है कि जो कि आपको हूबहू देखने को मिलेगा। बहुत सारा डेटा ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा जो इधर उधर से, यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि आसपास के डेटा बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से पूछते हैं। आपसे पूछता है फ्रेंड्स कि जो विश्व में कितनी प्रजातियाँ जो कि पौधों से संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने को मिले टीआरई एग्जाम या बात करें प्रीवियस ईयर आप देखे होंगे तो वहाँ पूछे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज उन सभी बिंदुओं को, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को, साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। और आपको देखने को पहला ही टॉपिक है, अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत विश्व के लगभग 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। अगर बात करें वहीं फ्रेंड्स, जो यहाँ से संबंधित आपको डेटा देखने को मिलेगा, तो जो पूछता है कि विश्व विभिन्न प्रजातियों यानी जो पौधों की प्रजातियाँ हैं वो भारत में कितनी परसेंट प्रजातियाँ हैं, या बात करें कितनी प्रजातियाँ हैं जो कि विश्व की प्रजातियों में, पौधों की प्रजातियों में से भारत का योगदान है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पौधे की लगभग 47,000 प्रजातियाँ आपको भारत में देखने को मिलेगी। तो ये कुछ कई बार आपको डेटा, अगर बात करें टीआरई 2 एग्जाम में देख लीजिए, या बात करें कि स्टेट पीसीएस में यहाँ से डेटा उठाया गया है कि जो पौधों की प्रजातियाँ आपको भारत में देखने को मिलेगी, तो उनमें से लगभग जो 47,000 प्रजातियाँ जो कि आपको भारत में देखने को मिलेंगे। अगर बात करें हमारे देश की यानी भारत का स्थान इसमें कितना है, तो आपको देखने को मिलेगा जो 10वां स्थान भारत का है। अगर बात करें वहीं एशिया के संदर्भ में या एशिया के अकॉर्डिंग भारत का स्थान कौन सा है, तो आपको देखने को मिलेगा जो कि चौथा स्थान देखने को मिलेगा। वहीं बात करें जो फूलों के पौधे हैं, अगर बात करें भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे, जो कि विश्व फूलों के पौधे का लगभग 6%, यानी भारत में जो पौधे, फूलों के अगर पौधे पाए जाते हैं तो उनकी संख्या भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। जब आपसे ये पूछ गया है कि पौधे कितने हैं या पौधे की प्रजातियां कितना पूछा जा सकता है, तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो फूलों के पौधे हैं तो उनकी प्रजातियां लगभग भारत में कितनी पाई जाती है। तो अगर बात करें प्रजातियों की, तो आपको 15,000 प्रजातियां देखेंगे। अगर परसेंटेज के मामले में बात करें तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि विश्व के फूलों के पौधे का टोटल परसेंट जो कि भारत में 6% आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें फ्रेंड्स वहीं कुछ और प्रमुख पॉइंट्स के बारे में इस टॉपिक से संबंधित, तो आपको देखने को मिलेगा भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे कि फर्न, शैवाल, एल्गी, कवक, फंजाई भी पाए जाते हैं। अगर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि प्लांट किंगडम का वर्गीकरण करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो प्लांट किंगडम 2 टाइप्स यानी 2 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला आपको देखने को मिलेगा क्रिप्टोगैमी। वहीं फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा जो दूसरा देखने को मिलेगा फेनेरोगैमी, यानी पुष्पीय पौधे, अपुष्पीय। ये 2 टाइप में बांट करके प्लांट्स या प्लांट्स किंगडम का अध्ययन किया जाता है, जिनमें आपको क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत थैलोफाइटा, साथ ही साथ अगर बात करें थैलोफाइटा, दूसरा जो देखने को मिलेगा ब्रायोफाइटा, तीसरा अगर बात करें जो क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत आता है तो टेरिडोफाइटा। इन्हीं के अंतर्गत आपको फर्न, शैवाल, कवक, फंजाई ये सब देखने को मिलेंगे। अगर फेनेरोगैमी की बात करें तो फेनेरोगैमी का बांट करके या 2 भागों में अध्ययन किया जाता है। अपने अगर यदि प्लांट किंगडम आपने पढ़ा होगा तो आपको यहाँ से देखने को मिले होंगे कि फेनेरोगैमी को 2 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है, जिनमें पहला आपको देखने को मिलेगा आवृत बीजी, यानी ऐसे बीज पत्र जिनके आवरण, ऊपरी आवरण होता है तो उन्हें आवृत बीज के अंतर्गत रखते हैं, और ऐसे बीज पत्र जिनका बीज पत्र में बाहरी आवरण, या बात कर जो बाहरी आवरण है वो आपको देखने को मिलेगा, तो उन्हें अनावृत बीजी पौधे के नाम से जाना जाता है, या बात करें पौधे कहते हैं। तो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा जो कि आवृत बीजी को 2 टाइप्स यानी 2 भागों में बांट करके आपको अध्ययन देखने को मिलेगा, जिसको मोनोकाइट
मोनोकॉट प्लांट्स कहें या डाइकॉट, साथ ही साथ जो दूसरा आपको देखने को मिलेगा तो डाइकॉट प्लांट देखने को मिलेगा। तो अगर टोटल प्लांट किंगडम को अध्ययन करेंगे तो दो भागों में, क्रिप्टोगैमी साथ ही साथ फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत आपको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा मिलेगा। वहीं बात करें आप फेनेरोगैमी या पुष्पी पौधे के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें आवृत बीजी, साथ ही साथ जो दूसरा आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स अनावृत बीजी। आवृत बीजी का भी दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें एक बीजपत्री कहें या मोनोकॉट कहें या डाइकॉट कहें या द्विबीजपत्री कहें। अगर अनावृत बीज की एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिला स्प्रू हो गए, देवदार, जो ये कुछ अनावृत बीज जिनकी जो बीज पत्र होते हैं वो किसी आवरण से ढके नहीं होते हैं, तो इस वजह से इनको अनावृत बीजी कहा जाता है। तो इनकी एग्जाम्पल भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि देवदार फ्रेंड्स। वहीं आपको स्प्रू अगर बात करें तो चीड़, ये कुछ प्रमुख प्लांट्स हैं जो कि अनावृत बीजी के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसको भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। वहीं बात करें कुछ और पॉइंट्स के बारे में, तो भारत देश में लगभग फ्रेंड्स अगर बात करें 89,000 जातियों के जानवरों के तथा विभिन्न प्रकार के मछलियों ताजे या समुद्री पानी में पाई जाती है। तो आपको जैसे एग्जामों में टीआरई एग्जाम 2 में पूछा गया था कि प्लांट्स की कितनी प्रजातियां हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं, तो 47,000। अगर जंतुओं की पूछे तो आप बता सकते हैं कि 89,000 प्रजातियां जो कि भारत में आपको देखने को मिलेगी। इन जंतुओं के अंतर्गत मछलियां, साथ ही साथ जितने जीव जंतु हैं वो सभी आते हैं। तो इस वजह से इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी डाटा आपको आगे आप देखने को मिलेगा कि मछली की कुल कितनी प्रजातियां हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। तो यहाँ से जनरली क्वेश्चन आपको एग्जामों में फ्रेंड्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जब पूछा जा चुका है तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि जानवरों की कितनी प्रजातियाँ हैं, क्योंकि ऐसे जनरली बहुत सारे एग्जामों में स्टेट पीसीएस हो या बात करें यूपी पीसीएस या बीपीएससी में जनरली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो भारत या प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि ऐसी वनस्पति वह भाग या जो मनुष्य की सहायता के बिना, यानी अपने आप देखते हो कि जंगलों में बहुत सारे ऐसे प्लांट आपको देखने को मिलेंगे जो अपने आप ही उग जाते हैं, यानी उसमें मनुष्य कोई इंटरफेयर नहीं होता। या बात करें अपने आप पैदा होते हैं, लंबे समय तक उसमें मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसे इनको क्या कहते हैं, तो इन्हें अक्षत वनस्पति या फिर प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, तो उनमें से कोई एक जो आपको दे देगा कृषित फसल। इस कृषित फसल के अंतर्गत मान लीजिए कि जिन फसलों को हम किसान मानवीय कृषण क्रिया के द्वारा उगाता है, तो वो सारी कृषित फसल के अंतर्गत आती हैं। तो आपने से जैसे कुछ चीड़ दे दिया, देवदार दे दिया, 4 विकल्प दे दिया, कुछ एक विकल्प डाल देगा जो कि कृषित फसल उसके अंतर्गत, तो आपको छांटने के लिए दे सकता है। तो इस वजह से बेसिक कंसेप्ट जब आपका क्लियर होगा तब आप इन चीज़ों को पकड़ पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि प्राकृतिक वनस्पति या वह भाग होता है, पौधे का वह भाग होता है जो कि मनुष्य की सहायता के बिना ही अपने आप पैदा होता है और तथा लंबे समय तक मानवीय प्रभाव नहीं करता, यानी मानवीय प्रभाव के बिना ही अपने आप जो प्लांट्स उगते हैं जंगलों में पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत रखते हैं। अगर बात करें वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है, तो उन्हें देशज यानी जितनी भी अगर बात करें प्लांट्स बहुत सारे आप देखते होंगे कि जैसे कि फूल गोभी हो गई या मटर हो गए, कि काफ़ी जो प्लांट्स ऐसे हैं जो कि विदेशों के द्वारा भारत में आए हैं। जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि भारत में ही पाए जाते हैं तो उन्हें देशज प्लांट्स कहते हैं, यानी भारत में ही उनका उत्पत्ति ओरिजिन बात करें तो ओरिजिन जो कि आपको भारत में ही देखने को मिलेगा, तो उनको क्या कहेंगे, हम देशज पौधे कहेंगे। कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि जिनमें से आपको बहुत सारे, जैसे मिर्च हो गया, आपको देखते हैं कि अर्जेंटीना से आया था। वही तंबाकू आपको देखने को मिलेगा, तो जब पुर्तगाली आए थे तो आपको देखने को मिलेगा पुर्तगालियों के साथ तंबाकू आए थे। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि विदेशों से आकर के भारत में उनका उत्पादन किया जाता है, या बात करें फ्रेंड्स उनका जो कृषण किया जाता है। तो इस वजह से कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि विदेशों से आए तो उन्हें विदेशज प्लांट्स कहते हैं या पौधे कहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति भारत में ही हुई है, जैसे कपास हो गया, तो कपास एक जनरली जो ओरिजिन है आपको देखने को मिलेगा तो भारत में ही हुआ है। तो ऐसे प्लांट्स जो कि भारत के अंतर्गत ही आते हैं या भारत में ही उनकी ओरिजिन हुआ है या उनका उत्पत्ति हुई है, या बात करें भारत में ही उगे हुए हैं, तो उनको क्या कहेंगे, तो हम देशज प्लांट कहेंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स जो बाहर से हैं तो उन्हें विदेशज प्लांट कहेंगे। अगर बात करें फ्रेंड्स कुछ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा
नदी के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियो हमारे देखा हो तो हमने वहाँ पर आपको सबसे पहले जो बेसिक एक आप टर्म देखने को मिल रहा है कि डेल्टा क्षेत्र। तो डेल्टा क्षेत्र, ज्वारनद क्षेत्र, इन सभी को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए एनसीईआरटी की, वहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं कि डेल्टा किसे कहते हैं, ज्वारनद मुख किसे कहते हैं। अगर बात करें डेल्टा के बारे में तो फ्रेंड्स जो आपको देखने के जितनी भी बंगाल की खाड़ियों में नदियाँ गिरती हैं, वो चाहे गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो या गोदावरी हो या कृष्णा, कावेरी, ये सभी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक डेल्टा यानी समुद्र में मिलने से पहले आपको देखने को मिलेगा कि डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगर बात करें डेल्टा टर्म के बारे में तो फ्रेंड्स जब ये नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले अवसादों के द्वारा, पत्थरों का साथ ही अवसादों के परिणाम स्वरूप देखने को मिलेगा कि ये नदियाँ एक अवक्षेप बना देती हैं। या बात करें आपको देखने को मिलेगा कि जो बड़े बड़े पत्थर जो कि आप जैसे कि आप सुंदरबन का डेल्टा देखेंगे तो सुंदरबन के डेल्टा में आपको देखने को मिलेगा कि जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ मिल करके आगे जाती है मेघना, तो मेघना की जो समुद्र में मिलने के स्थान पर बहुत बड़े 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 पत्थर यानी कि शुरुआती जहाँ पर समुद्र से मिलते हैं तो आपको बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे। तो उन पत्थरों के जो कि अवसादों के परिणाम स्वरूप निर्मित हुए हैं। तो अगर मेन का अगर बात करें इसकी परिभाषा के बारे में तो जैसे कि आपको देखने को मिलेगा ज्वारनद मुख में क्या होता है कि जब नदी यानी समुद्र में जो ज्वार बनते हैं तो ज्वार का पानी जब नदियों के मुहाने पर प्रवेश कर जाता है तो वो तो ज्वार मुख हो गया। जब इन पत्थरों की वजह से जो अवसाद जो कि समुद्र के यानी जब जो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि इनके छोटे छोटे पत्थरों के अवशेष पाए जाते हैं, वहीं अवसाद जमा हो जाते हैं। तो उन अवसादों की वजह से जो समुद्र का ज्वारनद है या ज्वार भाटा का पानी है समुद्र के मुहाने में प्रवेश नहीं कर पाता। जब समुद्र के मुहाने पर प्रवेश नहीं करता पाता तो ऐसे क्षेत्रों को हम लोग डेल्टा क्षेत्र कहते हैं। अगर बात करें आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन का डेल्टा है। फ्रेंड्स आपसे ये भी पूछता है कि सुंदरबन के डेल्टा में किस प्रकार के जो कि वनस्पति पाई जाती है, तो आप सभी जानते हैं कि सुंदरी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसको सुंदरी डेल्टा कहते हैं, सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। अगर तो यहीं बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे बहुत सारे एग्जाम में पूछे लेंगे डेल्टा का कि डेल्टा किसे बोलते हैं, ज्वारनद मुख किसे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जब ये चीज़ें क्लियर होंगी तब आप इन चीज़ों को क्वेश्चन को पकड़ पाइए, क्योंकि आप वनडे एग्जाम में तो जाएंगे तो बेसिक जानकारी के साथ साथ नहीं भी होगी तो आप काम चलाएंगे, विकल्प पकड़ लेंगे। लेकिन जब कॉन्सेप्ट स्टेट पीसेस वगैरह एग्जाम देंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि आपसे ऐसे कंसेप्टुअल या फिर बात करें पूरा टॉपिक दे करके क्वेश्चन बनाता है। तो वहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि इन बेसिक टर्म जो कि आप पकड़िएगा तो जिसकी वजह से आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो और डिटेल में इसका पढ़ने के लिए फ्रेंड्स जो कि हमारे पुराने वीडियो हो आप वहाँ से देख सकते हैं। वहीं बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। तो पर्वतों के ढलान में जहाँ मृदा की परत गहरी व शंकुधारी बन पाए जाते हैं, आपने हमें बताया कि डेल्टा क्षेत्र किसे कहते हैं, ज्वारनद क्षेत्र किसे कहते हैं, तथा पर्वतों के ढलानों में जहाँ मृदा के परत गहरी व शंकुधारी बन पाए जाते हैं। अगर बात करें वहीं भारत की निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है जिनमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, कटबंधी पर्णपाती वन। वहीं आप ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि भारत में कितनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगी 5 प्रकार की। अगर कौन कौन सी हैं तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको देखने को चौथा पर्वतीय वन, पांचवा जो देखने को मिलेगा मैंग्रोव वन। यानी ये कुछ 5 प्रकार की जो वनस्पति फ्रेंड्स अगर बात करें आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सारे एग्जामों में आपसे पूछता है कि भारत में कितनी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो आपको जनरली ये पता होना चाहिए कि 5 प्रकार की, उनमें कौन कौन से। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, अगर वहीं बात करें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा जो आपको देखने को मिलेगा उष्णकटिबंधीय कटीले वन, चौथा जो आपको देखने को मिलेगा पर्वतीय वन और पांचवा मैंग्रोव वन। अगर बात करें फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में तो ये व्यापारिक महत्व में कुछ वृक्ष जैसे कि वृक्ष कौन कौन से, आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं, कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है तो वहाँ पर पाए जाते। तो इन सब क्वेश्चन के लिए आप अगर बात करें तो आप जैसे कि जो प्लांट्स पाए जाते हैं तो आबून कहें या एबोनी जो प्लांट्स पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आते हैं। वहीं महोगनी पौधा आपने नाम सुना होगा, तो महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, ये सभी जो प्लांट्स हैं तो अगर बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत आते हैं। अगर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत बात करें तो जहाँ पर भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, या बात करें 200 सेंटीमीटर से प्लस वार्षिक वर्षा होती है, तो उन सभी क्षेत्रों में जो कि आपको देखने को मिलेगा
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत आपको सागौनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना आते हैं। अगर बात करें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी दूसरा टाइप जो आपको देखने को मिलेगा, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल में फैले होते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भारत में वन पाए जाते हैं उनमें सर्वाधिक वन किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बात करें कितने एरिया में फैले हैं या बात करें कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जहाँ पर भी 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, तो उन सभी स्थानों में जो आपको देखने को मिलेगा, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पहला जो आपको देखने को मिलता अउष्णकटिबंधीय वर्षा वन था, जो कि आपको देखने को मिला है जहाँ पर 200 या 200 से प्लस वार्षिक वर्षा होती है, तो वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। दूसरा जो अगर बात करें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो थोड़ा जरा माइनर सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ कुछ टर्म जो है उनको पकड़ के चलिए, क्योंकि हल्का सा माइनर आप देखेंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप जरा सा भी ध्यान नहीं देंगे। जैसे कि वर्षा वन में है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में 200 या 200 से प्लस वार्षिक वर्षा होती है। वहीं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जहाँ पर भी पाए जाते हैं, तो वहाँ 70 से लेकर के लगभग 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। अगर इनमें के अंतर्गत एरिया आप देखेंगे, तो एरिया की बात करें तो झारखंड, साथ ही साथ पश्चिमी आप देखेंगे कि मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो पश्चिम उड़ीसा का पश्चिमी तट है, या बात करें उड़ीसा का जो आपको पश्चिमी भाग देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो कि पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। वहीं छत्तीसगढ़, इन राज्यों में यानी झारखंड, साथ ही साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में जो वन पाए जाते हैं, उनमें से आपको देखने को मिलेगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगर बात करें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे अधिक प्रजातियां, तो आपको सागौन देखने को मिलेगी, तथा व्यापारिक महत्व कुछ वृक्ष भी पाए जाते हैं, जिनमें हमें बांस, शीशम, चंदन, रबर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत पाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, और ये जनरली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप स्टेट पीसीएस के एग्जामों में देख लीजिए, तो यहाँ से यही पूछता है कि बांस किस प्रकार का प्लांट्स है या किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। तो उसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट, जब ये चीज़ें क्लियर होगी, एरिया आपको पता होगा कि कौन कौन से एरिया में बांस अधिक पैदा होता है, तो वहाँ से ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो आप बता सकते हैं कि बांस, शीशम, चंदन, रबर, कुसुम, अर्जुन या शहतूत, ये जब किसके अंतर्गत आते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो शुष्क पर्णपाती उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हमने बात किया, तो आपको देखने को मिलेगा कि 200 या 200 प्लस वार्षिक वर्षा होती है, तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। दूसरा जो हमने देखा फ्रेंड्स, आपको देखने को उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जहाँ पर 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। तीसरा जो आपको देखने को मिला शुष्क पर्णपाती वन, अगर बात करें तो यहाँ 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होती है। अगर एरिया की बात करें तो आपको देखने को मिले बिहार और उत्तर प्रदेश में के मैदानी भागों में जो वो वन पाए जाते हैं, तो वो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन ही पाए, यानी शुष्क पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। बात करें इनकी वार्षिक वर्षा, तो 70 से 100 सेंटीमीटर है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन के क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर यानी 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। अगर इनमें आप एरिया की बात करें, तो जो राजस्थान और गुजरात, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का कुछ भाग और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा वाले जो एरिया है, इनमें कुछ भागों में आपको देखने को मिलेगी कि 70 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। तो इनमें जो वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं। अगर बात करें कुछ और पॉइंट्स के बारे में, तो उष्णकटिबंधीय कटीले वन के क्षेत्रों मुख्य पादप प्रजातियों यानी उष्णकटिबंधीय कटीले वन के अंतर्गत जो प्लांट्स पाए जाते हैं, एरिया बता दिए, जैसे एरिया हो गया राजस्थान और गुजरात, छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ एरिया में जहाँ आप देखते हैं कि जैसे कि आप पंजाब में ही देख लीजिए, पंजाब में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। तो यहाँ से भी फैक्ट बनाया है, कई बार बनाया है कि सबसे लास्ट में मानसून कहाँ पर पहुँचता है, या सर्वप्रथम मानसून कहाँ पे पहुँचता है। तो अगर सबसे लास्ट में मानसून आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, पंजाब में पहुँचता है। प्रथम अगर बात करें सबसे पहले, जो कि मालाबार तट से जोन के प्रथम सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा, यानी केरल का जो मालाबार तट है आप देखने को, पश्चिमी घाट में जो केरल का मालाबार तट, यानी कि आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक से लेकर के केरल तक तो तट है। तो उस चीज़ को भी हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, पिछले वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा कि हमने पढ़ाया था आपको काठियावाड़ तट, साथ ही साथ कनारी, कोंकण, मालाबार, अगर बात करें कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, इन उत्कल तट, इन सभी तटों को काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था। यदि आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो आपको वहाँ से चीज़ें देखने को मिली होंगी। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बता रहा है कि आपको देखने को मिल रही है।
अगर बात करें वहीं कुछ और पॉइंट्स के बारे में, तो उष्णकटिबंधीय कटिबंध की मुख्य पादप प्रजाति है जो आपको देखने को मिले खजूर, जिसको पाम के नाम से जाना जाता है, यूफोर्बिया तथा नागफनी, जो आपको देखने को मिलेगा राजस्थान के एरिया में देखने को मिलेगा, कैक्टस जिसके यानी कैक्टस भी कहते हैं, साथ ही साथ नागफनी। अगर बात करें फ्रेंड्स कुछ और पॉइंट्स के बारे में, तो 1000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। अगर बात करें और कुछ पॉइंट्स के बारे में, तो 1500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें हमने आपको पहले भी बताया था कि देवदार, साथ ही साथ स्प्रू और चीड़, ये सीडर, ये आपका चीड़ कहें या सीडर, ये आपको देखने को मिलेगी। तो अगर ऊंचाई की बात करें तो आपसे कई बार पूछता है कि शंकुधारी वृक्ष जो पाए जाते हैं कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो 1500 से लेकर के 3000 मीटर की ऊंचाई में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रू, सीडर, ये जो कि शंकुधारी वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। वहीं फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई शीतोष्ण कटिबंधीय जो वनों, जिनमें घास के मैदान का स्थल अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर स्प्रू, जूनियर पाइन, बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। अगर इन वनों की में प्रायः आपको देखने को मिलेगा कश्मीर, महामृग, चितरा, हिरण, जंगली। आपसे जानवर पूछता है कि जो शंकुधार वन है उनके आसपास कौन कौन से जानवर या किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा महामृग, चितरा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, कहीं कहीं आपको लाल पांडा, घनों बालों वाले भेड़ बकरियां पाई जाती। तो वहीं आप देखते हैं कि लद्दाख के वाले एरिया में आपको एक भेड़ देखने को मिलेगी जिसे चांगथांग भेड़ सॉरी बकरी कहते हैं। चांगथाई बकरी से ही आपको देखने को मिलेगा कि अंगोरा टाइप की जो ऊन आपको देखने को मिलती है, तो किससे मिलती है, या पश्मीना ऊन आपको भेड़ से मिलती है कि बकरी से मिलती है, जनरली यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो हमने बताया था, जो पश्मीना टाइप की ऊन है वो आपको देखने को मिलेगा कि बकरी से प्राप्त होती है। अंगोरा टाइप की जो ऊन है आपको देखने को मिलेगा कि अंगोरा टाइप की ऊन आपको देखने को मिलेगा खरगोश से मिलती है। तो कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को भी नोट कर लीजिएगा, या फिर आपको डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ना है तो आप पुराने वीडियो जो कि हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है NCERT ज्योग्राफी के नाम से, तो आप वहाँ से जाकर के इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं और थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये टॉपिक, हालांकि आपको देखने को मिलेगा जो टॉपिक है तो बेसिक्स प्लांट्स से या प्लांट किंगडम से संबंधित है, तो यहाँ पर वो चीज़ें डिस्कस करेंगे तो और भी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको और डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ना है तो आप पुराने वीडियो हमारे वहाँ से देख करके इन चीज़ों को डिटेल कर डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर हम अभी जब फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको काफ़ी डेटा है जहाँ से संबंधित, तो उनको भी हम आपको डिस्कशन कर देंगे। बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में, तो मैंग्रोव वन, आपसे ये पूछता है कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं या कितने एरिया में पाए जाते हैं। तो ये वनस्पति तटीय क्षेत्रों में जहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति मिट्टी, लाल बालू एवं तटों पर एकत्रित हो जाती है, जिसे घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जितनी भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हों, जिनमें चाहे गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी, ये सभी जा कर के अपने जहाँ पर समुद्र से मिलती है तो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो उन्हीं डेल्टाई क्षेत्रों में चूँकि वो दलदली हो जाता है और छेपों के कारण से जमा होने की वजह से दलदली हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती हैं वो उनकी जो जड़ें होती हैं वो आपको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पर डूबी हो रहती हैं, पानी में डूबी रहती हैं उनकी जड़ें, तो जिसकी वजह से जो है ये बन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव प्रकार के बन पाए जाते हैं क्योंकि ये दलदली स्थान में पाए जाते हैं। अगर बात करें और कुछ प्रमुख डेटा के बारे में, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, हमने आपको बताया था कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। उसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो, या बात करें सुंदरबन का डेल्टा है वो सुंदरबन नाम क्यों पड़ा, या बात करें कि उसके किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, तो उसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं तो सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से उसका नाम भी पड़ता है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं।
जिनमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। इनमें अगर और बात करें तो और भी बहुत सारे प्लांट जैसे नारियल, ताड़, क्योढ़ा, बेंगार वृक्ष भी भागों इन एरिया या बात करें इन भागों में पाए जाते हैं। अगर बात करें वहीं रॉयल बंगाल टाइगर, आपसे कई बार पूछा गया है कि सुंदरबन के जो कि डेल्टा में आपको देखने या सुंदरबन में आपको कौन सा टाइगर पाया जाता है, तो रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। भारत में अगर बात करें कुछ औषधि प्लांट्स के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछता है, ये बात की आपसे क्वेश्चन में विकल्पों में दे देगा कि कौन सा प्लांट है जो कि औषधि प्लांट्स है या कौन सा प्लांट है जो कि औषधि प्लांट नहीं है। तो अगर बात करें औषधि प्लांटों के बारे में तो आपको देखने को मिलेगा सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बाबुल या बाबूल कहें, नीम, तुलसी, पादप, साथ ही साथ कचनार, ये जो कि अगर बात करें तो भारत में कुछ प्लांट्स है जो कि औषधि के अंतर्गत, औषधि पौधे के अंतर्गत है, या बात करें तो इनको मेडिसिनल प्लांट के अंतर्गत रखा जाता है। तो उनमें देखने को मिलेगा सर्पगंधा, जामुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार कुछ प्रमुख हैं। अगर बात करें भारत में विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी है, जहाँ जीवों की लगभग हमने अभी बताया था कि 89,000 प्रजातियाँ पाई मिलती हैं। देश में लगभग जो आपको देखने को मिलेगी पक्षियों की प्रजाति, तो पक्षियों की प्रजाति इस चीज़ को डेटा को नोट कर लीजिए कि जो कि 1200 प्रजातियाँ हैं। वहीं बात करें जो कुल लगभग विश्व का 13% यानी भारत में जो पक्षियाँ पाई जाती, तो जितनी भी प्रजातियाँ हैं तो कुल विश्व की प्रजातियों में से लगभग 13% जो कि भारत में ही पाई जाती हैं। अगर मछलियों की प्रजातियों की बात करें तो टोटल जो कि आपको देखने के लिए भारत में तो 2500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। विश्व के कुल परसेंटेज का देखेंगे तो 12% आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछते हैं टीआरई 2 में आपसे, यहाँ से फ्रेंड्स बात करें तो क्वेश्चन पूछा ही जा चुका है कि प्लांट्स के कुल कितने प्रजातियाँ जो कि भारत में पाई जाती हैं, तो 47,000। इस चीज़ को डेटा को कोशिश कीजिए क्योंकि नोट करते चलिए, क्योंकि ये डेटा बार बार आपसे एग्जाम में पूछेगा। स्टेट पीसीएस में भी यहाँ से पूछा जा चुका है, बीपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है वहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ टीआरई की बार बार यहाँ से क्वेश्चन उठाता है कि प्लांट्स की कितने प्रजातियाँ हैं, या बात करें जीवों की कितनी प्रजातियाँ हैं, मछलियाँ की कितनी प्रजातियाँ हैं, तो आपको मछलियों को देखने को मिले 2500। वहीं अगर बात करें तो जीवों की एक बात करें प्रजातियाँ तो 1200 जो कि आपको पक्षियों की प्रजातियाँ देखने को मिलेगा। टोटल परसेंटेज भी पूछ लेता है तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। भारत अगर विश्व में लगभग 7 से 8% एक उभयचर सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। भारत में स्तनधारी जानवरों के में हाथी सबसे महत्वपूर्ण जानवर है। तो आपसे ये भी पूछता है कि हाथी स्तनधारी है या फिर सरीसृप है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जनरल देखने को मिलेगा। तो हाथी जो कि स्तनधारी में आता है। अगर बात करें इसके एरिया की कि कौन कौन से एरिया में आपको हाथी देखने को मिला था, तो ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे के लिए भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि असम को जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए फेमस है, तो आप यहाँ से भी बता सकते हैं कि एक सींग गैंडे के लिए फेमस है। अगर बात करें कुछ और पॉइंट्स की मैं, तो भारत जीव सुरक्षा पर अधिनियम आपको देखने को 1972 में लागू हुआ था। अगर बात करें वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यहाँ से भी स्टेट पीसीएस यानी यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये कब लागू हुआ था, या कब बात करें तो कब अधिनियम आया था, तो आपको देखने को मिलेगा 1986 में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में, तो पर्यावरण संरक्षण भी अधिनियम आपसे पूछ सकता है। तो कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों को नोट करते चलिएगा। अगर बात करें भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। जैसे भारतीय बाघों का प्राकृतिक वास अगर बात करें तो आपको, या बात करें भारत के बाघ हैं या शेर हैं, तो आपको गिर के जंगलों में देखने को मिलेंगे। बाघ अगर की बात करें तो बाघ आपको देखने को मिलेंगे तो मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वहीं पश्चिम बंगाल के जंगलों में देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें अगर फ्रेंड्स भारत में नदियों की झीलों, भारत की नदियों, झीलों तो समुद्र के क्षेत्र में कछुए आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें मगरमच्छ, घड़ियाल भी पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ प्रजाति एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। यानी आप घड़ियाल कहें या मगरमच्छ सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं, विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं जिनमें आपको देखने को मिलेगा मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस और कबूतर आदि कुछ प्रजातियां जो देश वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों तथा वृक्षों के परागण में मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है, तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो मधुमक्खी है वो फूलों से कहाँ से शहद एकत्र करती है, तो फूलों के किस भाग से शहद एकत्र करती है मधुमक्खी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मधुमक्खी
फूलों के किस भाग से अपना शहद एकत्र करती है? तो आपको देखने को मिलेगा जो मकरंद है, फूलों का मकरंद होता है, उसी मकरंद से जो कि मधुमक्खी बात करें तो शहद एकत्र करती है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जामों में पूछा जा चुका है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर भी जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों को अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों के अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। भारत देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, आपको देखने को मिलेगा। अगर वहीं आप बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत में कुल जो कि 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो आप नोट करना चाहते हैं इनको नोट कर सकते हो कि यहाँ से भी आपको जनरली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो टोटल 18 है। अगर बात करें कुछ जो कि यूनेस्को साइट में शामिल है तो उनमें कुछ प्रमुख है जो कि यूनेस्को साइट में आपको देखने को मिलेगा। तो पहला जो देखने को मिलेगा सुंदरबन का डेल्टा, जो कि आपको देखने को पश्चिम बंगाल में स्थित है। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में स्थित है। मन्नार की खाड़ी की बात करें तो तमिलनाडु में स्थित है। वहीं बात करें नीलगिरी पर्वत, आप सभी जानते हैं जो कि केरल और कर्नाटक तथा तमिलनाडु की सीमा पर पाए जाते हैं। अगर बात करें नीलगिरी से संबंधित एक और विशेषता जो कि एग्जाम में पूछता है कि जो नीलगिरी की तलहटी में एक प्रजाति पाई जाती है या बात करें जनजाति पाई जाती है जो बहुपति यानी बहुपति विवाह के लिए फेमस है। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया। तो जो टोडा जनजाति है बहुपति के विवाह के लिए फेमस है, जो कि नीलगिरी या बात करें तमिलनाडु की तलहटी क्षेत्रों में पाई जाती है। वहीं अगर बात करें कि विश्व के जैव मंडल में नीचल की में जो संख्या है भारत की, तो वो जो या बात करें यूनेस्को साइट में जो शामिल है वो 4 ही है। कौन कौन से, तो आप बता सकते हैं सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी। जिनमें से आपको देखने को मिले सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों की वित्तीय तकनीकी सहायता देने के लिए योजना बनाई गई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए भी योजना बनाई गई है। अगर बात करें वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा कि जो टोटल 106 आपको देखने को मिलेगा नेशनल पार्क भारत में देखने को मिलेंगे वर्तमान समय में। क्योंकि यहाँ थोड़ा डेटा पुराना डेटा है, यानी एनसीईआरटी का डेटा है जो पुराना अपडेटेड अभी नहीं हुआ है। आप कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि ये पुराना डेटा आपको देखने को यहाँ की 89 दिया गया है, जबकि एट प्रेजेंट यानी इस समय जो प्रेजेंट में आप देखेंगे तो 106 नेशनल पार्क जो कि आपको भारत में देखने को मिलेगा। अगर जीव आरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि 573 वन्य प्राणी संस्थान जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो इन डेटा को कोशिश कीजिएगा अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी का डेटा है, अभी काफ़ी अपडेट नहीं हुआ है। तो इसमें जो डेटा पुराना दिया गया है तो इन चीज़ों को कोशिश कीजिएगा कि आप नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस या बात करें जो एमसीक्यू दिए गए तो उनको भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपसे पूछता है कि भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियाँ पाई जाती है। तो अभी हमने आपको डिस्कशन किया है कि प्लांट्स की अगर बात करें तो 47,000 प्लांट्स पाए जाते हैं या प्लांट्स की जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगर जंतुओं की पूछता है तो 89,000 पाए जाते हैं। तो इन चीज़ों को कोशिश कीजिए कि नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और बार बार आप किसी भी एग्जाम में उठा के प्रीवियस देख लीजिए स्टेट पीसीएस की, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इस बार प्लांट्स पूछा गया है तो अगली बार जंतु पूछ ले, या बात करें तो मछलियों की प्रजाति पूछ ले। तो हेर फेर या बात करें कि इर्द गिर्द इन्हीं क्वेश्चन की अगर बनाता है तो इस टॉपिक से तो इन्हीं क्वेश्चनों को बनाता है ज़्यादातर। तो कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों को कहीं बॉक्स बनाकर एक छोटा सा और उसमें लिख लीजिएगा, जिससे कि ये बार बार जब आप रिविजन करते हैं इन चीज़ों को कम समय में ज़्यादा चीज़ें रिविजन कर सकें। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो भारत का वनस्पति जगत में विश्व में कौन सा स्थान है। तो हमने बताया था कि 10वां स्थान था। वनस्पति क्या है तो आपने अभी हमने बताया था कि एक क्षेत्र विशेष में उगने वाली प्राकृतिक पेड़ पौधों की को वनस्पति कहते हैं। यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें कर्षण क्रिया के बिना ही, यानी किसी प्रकार की जिसमें मनुष्य कोई कर्षण क्रिया नहीं करता फिर भी वो उग आते हैं, तो उनको हम वनस्पति के अंतर्गत रखते हैं। अच्छा, तो वनस्पति किसे कहते हैं? वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होते हैं और लंबे समय तक उस एरिया या मानव प्रभाव नहीं पड़ता, तो उन्हें हम अच्छा तो वनस्पति के अंतर्गत रखते हैं। देशज वनस्पति किसे कहते हैं? तो ऐसे प्लांट्स
जिनका मूल रूप से भारतीय है या जिनका ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान भारतीय है या भारत में ही हुआ, तो उनको देशज प्लांट के अंतर्गत रखते हैं। अगर एग्जाम्पल आप याद रखना चाहे तो आप याद रख सकते हैं कि कपास, जो कि मूल रूप से भारतीय है, तो इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं। पादप और जंतु जगत के विपुल विविधता में जिम्मेदार घटक कौन कौन से हैं, यानी जो प्लांट्स और जगत के विविधता के कारण जो आप विलुप्तता की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनका मेन कारण क्या है, तो भूभाग, मृदा, तापमान, वृष्टि और सूर्य का प्रकाश, ये कुछ प्रमुख कारण हैं। अगर बात करते हैं उस राज्य का नाम लिखे जिसके वन आवरण अधिकतम है, तो आपको देखने को मिलेगा कि वन आवरण के मामले में अगर केंद्र शासित की बात करें तो आपको अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा। अगर राज्य की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश होगा। दूसरे में आपको देखने को मिलेगा, आप डेटा देख लीजिएगा, IFSR यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, जो कि 2023 अभी हाल ही में आई हुई है, तो वहाँ से संबंधित, क्योंकि IFSR यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आप सभी को पता है कि 2 साल में अपडेट होती है। तो इससे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो डेटा दिया गया है, तो वनावरण में सर्वाधिक जो आपको देखने को मिलेगा MP है, दूसरे स्थान पर आपको देखने को अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे में आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें भी आप अभी हाल ही की अपडेट हुई हैं, क्योंकि 2023 का डेटा है जो कि 24 में प्रकाशित किया गया है, और ये हर 2 साल पे आती है, ऐसा नहीं कि साल में आती है। तो लगभग इसको हम एक सेपरेटेड वीडियो बनाकर आपको सारी चीज़ें बता देंगे, जिससे कि ये एक बार आप पढ़ लेंगे, इससे ये बात करें, एक बार रिवीजन कर लेंगे, तो जब लगभग 2 साल ये डेटा काम करता है। तो इस चीज़ को आप कोशिश कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा। अगर बात करते हैं सन 2001 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना था, तो हालांकि ये क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा कि पुराना है, क्योंकि NCERT के क्वेश्चन है, NCERT अपडेटेड है नहीं, तो जिसकी वजह से जो डेटा है तो लगभग पुराना है। तो इसको कोशिश कीजिएगा कि 2023 के अगर अकॉर्डिंग आप इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद करेंगे तो 20.55 है। लेकिन अगर बात करें जो अपडेटेड है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, जो कि वर्तमान में ही आई है, यानी 2023 की, तो आपको देखने के लिए उसमें जो टोटल एरिया आपको देखने को मिलेगा 25.55 आपको देखने को मिलेगा। तो इस 25.56 आपको देखने को मिलेगा कि टोटल एरिया जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग 25.56% एरिया में जो कि वन आवरण है। अगर बात करें इसमें कुछ आपको देखने को मिलेगा कि वन आवरण कुछ वृक्ष आवरण, यानी दोनों में अंतर है, तो उसको भी आप कई बार एग्जाम पूछा, तो 21 जो वनावरण एरिया है, यानी 25 से जो 21.76% एरिया में वनावरण है, और 3.75 एरिया में आपको देखने को मिलेगा कि आपको फ्रेंड्स यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछेगा कि जो वृक्ष आवरण जो कि है 3.71% एरिया में है। अगर वनावरण की बात करें तो 21.76 एरिया में है। तो इन चीज़ों को भी नोट कर लीजिएगा। जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है, सारे जो अभी नया अपडेट डेटा है, क्योंकि इसमें जो दिया पुराना डेटा दिया है, तो इस चीज़ को अगर नहीं भी याद करेंगे तो आपसे काम चलेगी, क्योंकि 2001 का डेटा इसमें दिया हुआ कि NCERT का डेटा है, तो कुछ पुराना डेटा दिया हो, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारतीय परिस्थिति तंत्र किसे कहते हैं, तो जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन की नदी बदल जाती है। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से संदर्भित होता है, तो इसे ही परिस्थिति तंत्र या पारितंत्र कहा जाता है। जियोम की बात करें या बायोम कहें या जियोम, आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो धरातल पर एक विशेष स्थान जहाँ पर वनस्पति और जीव जंतु दोनों साथ रहते हैं, तो ऐसे स्थानों को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे स्थानों को हम लोग जियोम कहें या बायोम के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें भारत में कुछ कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तीन चीज़ों को हमने पहले पढ़ा दिया कि 5 प्रकार की पाई जाती है, जिनमें आपको देखने को मिलेगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैक्रो वन। ये 5 प्रकार की वनस्पति हैं जो आपके भारत में देखने को मिलेंगे। भारत में हाथी पर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो भारत में हाथी, अभी हमने ऊपर डेटा आपको पढ़ा था कि असम, कर्नाटक तथा केरल राज्य में मिलते हैं। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया था, तो 1972, अभी हमने पढ़ा था। अगर आपसे पूछ ले कि पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम कब आया था, तो बताइए 1986 में आया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। भारत के मुख्य या प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का वर्णन करो, तो अगर अभी हमने बताया था कि भारत में जो वनस्पति पाई जाती है 5 प्रकार के, डिटेल में अगर उस चीज़ को पढ़ना चाहे तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। तो अगर बात करें एरिया कौन कौन से है, तो आपको पश्चिमी घाट मैप में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जो पश्चिमी घाट जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा
की जो एरिया है, यहाँ पर वार्षिक वर्षा की अगर बात करें तो 200 सेंटीमीटर से प्लस होती है, यानी अधिक होती है। तो इस एरिया में आप कौन कौन से, तो पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अगर बात करें इनमें कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, तो हमने पहले भी इन चीज़ों को डिस्कशन किया है कि महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना प्लांट्स पाए जाते हैं। अगर जंतुओं की बात करें तो आपसे जंतु भी पूछ सकता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं। तो इनमें हाथी, बंदर, कर्नाटक आप देखें कि अभी यहाँ पर बताया गया है कि कर्नाटक एरिया में हाथी देखने को मिले, केरल में है हाथी देखने को मिलेंगे, बंदर, लंगूर, हिरण, ये सभी जो जंतु पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पाए जाते हैं। अगर बात करें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत, तो ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में, पहले हम इस चीज़ को पहले भी डिस्कशन कर दिए हैं, जिनमें लगभग 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक क्षेत्र वाले इन सभी वृक्षों में, जिसमें आपको देखने को शुष्क ग्रीष्म में अपने पत्ते गिरा देते हैं, इनमें आपको देखने को मिले एरिया जो जहाँ पर भी ऐसे वन पाए जाते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, केरल राज्यों में पाए जाते हैं। सागौन, इन ये बात करें इस प्रकार के जंगल पाए जाने वाले प्रमुख प्लांट्स है, इस चीज़ को भी आप लिख लीजिए। अगर वहीं बात करें तो कुछ और प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट्स जो आपको सागौन हो गया, बांस हो गया, साल, शीशम, चंदन, ये सब, सहतूत, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। जानवरों की बात करें तो जानवर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि सुअर, साथ ही साथ हिरण, और बात करें तो यहाँ पर भी हाथी इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। कटीले वन या तथा झाड़ियाँ की बात करें तो जहाँ पर भी 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, जिनमें आपको देखने को मिलेगा, जिनमें आपको राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा वाले एरिया पाया जाता है। अगर जंतुओं की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो जंतु हैं तो उनमें से चूहा, खरगोश, लोमड़ी, सिंह, जंगली गधे, घोड़े तथा ऊँट। अब आप एरिया के हिसाब से अगर आप फ्रेंड्स देखें तो आप सभी जानते हैं कि जो शेर आपको देखने को मिलता है तो कहाँ देखने, तो गुजरात, तो गुजरात वाले एरिया में कौन सी झाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो इस चीज़ भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो झाड़ियाँ जो आपको देखने को मिले, खजूर, पाम, नागफनी, या बात करें कि राजस्थान एरिया में कौन कौन से प्लांट्स या आपको देखने को मिलेगा, जो मरुस्थलीय प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें नागफनी प्रमुख है। तो इस चीज़ पे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगर बात करें पर्वतीय वनों के बारे में, तो जहाँ पर भी 100 सेंटीमीटर यानी 120 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है तो उनमें उत्तरी पर्वतीय वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। या बात करें ऊंचाई के अकॉर्डिंग तो आपको देखने को मिले 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, या बात करें आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जहाँ अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 1 लाख से लेकर के 1 लाख यानी 1500 से लेकर के आपको 3000 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में अगर प्लांट्स की बात करें कौन कौन सी पाए जाते हैं, तो आपको देखने को मिले लाइकेन, घास, टुड्रा वनस्पति, साथ ही साथ मांस, ये जो कि कुछ प्रमुख वनस्पति पाई जाती है। कहाँ, तो पर्वतीय वनों में पाई जाती है। अगर जंतुओं की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा भेड़, योक, अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जो कि तेंदुआ, जो कि जंगली हिम तेंदुआ भी आपको इसी एरिया में देखने को मिलेगा। मैंग्रोव वन की बात करें तो अभी हमने बताया था आपको, जितने भी डेल्टाई एरिया में बात करें या दलदली एरिया में जो वन पाए जाते हैं तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो मैंग्रोव वन के अंतर्गत आता है। एरिया की नदियों के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो आपको देखने को गंगा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये जितनी भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो कितने डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं या दलदली क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं तो मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें कुछ जंतुओं के बारे में तो आपको देखने को मिलेगा जो जंतु है तो यहाँ पर घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुए पाए जाते हैं। तो और बात करें जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि भारत में कौन कौन सा स्थान है, तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा ये सारे क्वेश्चन लगभग जो कि आपको रिपीटेड है, तो लगभग जो कि जितना भी डेटा था तो आई होप कि हमने सारा डिस्कशन किया। अब यहाँ पर जो पीछे है तो आपको देखने को मिलेगा कि पुराना डेटा दिया हुआ है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। साथ ही साथ कोशिश की गई है कि जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ से बन सकते हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको देखने को मिले, पुराने वीडियो में भी बहुत सारे डिटेल में डिस्कशन किया गया है, तो आप चाहें तो पुराने वीडियो से भी चीज़ों को डिस्कशन या आपको वहाँ पर जा करके अपना डाउट जो भी है क्लियर कर सकते हैं, या फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।